जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद दबी में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम लोग डेली का पढ़े रहते हैं, आपका रेलवे का पीडीएफ पढ़े रहते हैं, ठीक? यानी कि एग्जाम्पल नोट्स का, ठीक? तो जिसमें हमने यहाँ तक पढ़ चुका था, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक? तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको जब वीडियो पसंद आए तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ब्रिटिश संसद ने 1919 में भारत के औपनिवेशिक प्रशासन के लिए नया विधान बनाया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से लागू किया गया। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव तथा चेम्सफोर्ड वायसराय थे। सरकार का दावा था कि उस अधिनियम की विशेषता उत्तरदायी शासन की प्रगति है। परंतु इस अधिनियम में अनेक कमियां थीं और यह भारतीयों की आकांक्षाओं को एक सिरे से नकार रहा था। यथा इसमें भारतीयों के लिए मताधिकार बहुत सीमित था। केंद्र में कार्यकारी परिषद के सदस्यों का गवर्नर जनरल के निर्णयों पर कोई नियंत्रण नहीं था और न ही केंद्र में विषयों का विभाजन संतोषजनक था। प्रांतीय स्तर पर प्रशासन का दो स्वतंत्र भागों में बंटवारा भी राजनीति के सिद्धांत व व्यवहार के विरुद्ध था। अधिनियम में विषयों का जो आरक्षित व हस्तांतरित बंटवारा था वह भी अव्यवहारिक था। अब देखते हैं रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह यानी कि जन आंदोलन। जब रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रही थी, तब ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी रॉलेट एक्ट को जनता के सम्मुख पेश कर दिया। इसे भारतीयों ने अपना घोर अपमान समझा। गांधी जी ने फरवरी 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया, किंतु संवैधानिक प्रतिरोध का जब सरकार पर कोई असर नहीं हुआ तो गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था, ठीक? ना कोई अपील कर सकता था उसके विरुद्ध में, ना कोई दलील, ना कोई वकील। आगे देखते हैं, सीधा जेल भेज दिया जाता था उसे। आगे 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में अधिकांश लोग आसपास के गांव के ग्रामीण थे। वे लोग 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने तथा अपने नेता डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर किचलू को पंजाब से बलात् बाहर भेजे जाने का विरोध कर रहे थे। जनरल डायर ने इस सभा के आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना समझा तथा सभा स्थल को सशस्त्र सैनिकों के साथ घेर लिया। डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। लोगों पर तब तक गोलियां बरसाई गईं जब तक सैनिकों की गोलियां समाप्त नहीं हो गईं। 13 अप्रैल 1919 सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। कौन था? सर माइकल ओ डायर था। आगे देखते हैं यहाँ पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था, ठीक? किसने सहयोग किया था? हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। उसी ने बताया था कि वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है उसके रॉलेट एक्ट के विरोध में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप ही अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी तथा शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी और मदन मोहन मालवीय एवं मोहम्मद अली जिन्ना के केंद्रीय व्यवस्थापक की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया, ठीक? तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद करिएगा। आगे, महात्मा गांधी के सहयोगी कौन कौन थे? नवाखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी की व्यक्तिगत चिकित्सक थीं। प्यारेलाल ने दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जमनालाल बजाज भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। वह कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे तथा गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे। वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे।
चार्ल्स एंड्रयूज दीनबंधु एंड्रयूज सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्रधानाध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी जी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में गांधी जी के साथ रहे थे। एंड्रयूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं, गांधी जी ने एंड्रयूज को गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक, दीनबंधु किसे कहते हैं? एंड्रयूज को कहते हैं। आगे देखते हैं, गांधी जी ने अपना लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि तथा वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। इनकी अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती हैं, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का हो या बाहर बाहर से हो। नोट देखते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, अब महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। खिलाफत आंदोलन का मुद्दा। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत तुर्की के प्रति अंग्रेजों के रवैये से भारतीय मुसलमान अत्यंत उत्तेजित हो गए। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया का साथ दिया था। अतः युद्ध की समाप्ति के उपरांत ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर रवैया अपनाया। तुर्की को विभाजित कर दिया गया तथा खलीफा को पद से हटा दिया गया। ब्रिटेन के इस कदम से पूरे विश्व के मुसलमानों में आक्रोश की लहर दौड़ गई। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व एवं कार्यक्रम। तो सन 1919 के प्रारंभ में अली बंधुओं मोहम्मद अली तथा शौकत अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खान तथा हसरत मोहनी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैये को बदलने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डालना था। नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की गई। साथ ही खिलाफत नेताओं ने यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि युद्धोपरांत संधि की शर्तें जब तक तुर्की के अनुकूल नहीं बनाई जाएंगी तब तक वे सरकार के साथ किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत के अध्यक्ष थे। ठीक, गांधी जी कौन थे? यानी कि अखिल भारतीय खिलाफत के अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी थे। तुर्की के साथ मई 1920 में सेप्रीज की संधि की गई। इस संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। 31 अगस्त 1920 खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। आगे देखते हैं यहाँ पे असहयोग आंदोलन 1920। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। दुर्भाग्यवश 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। इस आंदोलन की मुख्यतः 3 मांगें थीं: खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में उत्पीड़न के विरुद्ध न्याय की मांग, स्वराज की प्राप्ति। आंदोलन आरंभ करने से पूर्व गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिया, जो इन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार से सहयोग के बदले मिली थी। गांधी जी के आह्वान पर 31 मार्च 1921 को तिलक स्वराज कोष या फंड की स्थापना विजयवाड़ा में हुए कांग्रेस अधिवेशन में तिलक स्मारक के लिए हुई, जिसमें बहुत ही अल्प समय में 1 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। असहयोग आंदोलन के विभिन्न चरण। प्रथम चरण जनवरी 1921 से मार्च 1921। इस चरण में सरकारी परिषद, न्यायालय, विदेशी वस्त्र, शैक्षिक संस्थान तथा सरकारी सेवा के बहिष्कार कार्यक्रम को लागू किया गया। सुभाष चंद्र बोस नेशनल कांग्रेस कलकत्ता के प्रधानाचार्य बने। द्वितीय चरण अप्रैल 1921 से जुलाई 1921। इस चरण में चरखे के प्रसार, तिलक स्वराज फंड की स्थापना तथा राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया गया। तीसरा चरण
जुलाई 1921 से नवंबर 1921। इस चरण में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर विशेष बल दिया गया। इस चरण में आंदोलन अनियंत्रित होने लगा। इसी चरण में मिदनापुर में यूनियन बोर्ड आंदोलन, केरल तट पर मालाबार में मोपला आंदोलन, छोटा नागपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन तथा आंध्र के गुंटूर क्षेत्र में चिराला पिराला आंदोलन हुआ। आगे देखते हैं यहाँ पे चतुर्थ आंदोलन यानी कि चतुर्थ चरण, नवंबर 1921 से फरवरी 1922। इस चरण में आंदोलन अनियंत्रित होने लगा। अंततः चौरी चौरा कांड में बारदौली में आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई। इस आंदोलन में ताड़ी की दुकानों पर दिया जाने वाला धरना अत्यंत लोकप्रिय हुआ। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक इस छोटे से गांव में हुई एक घटना के कारण गांधी जी का बहुप्रतीक्षित सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 6 साल के लिए स्थगित हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल में लिखा, ठीक उसी समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम भी नहीं था। आगे देखते हैं। चलिए, स्वराज पार्टी आंदोलन। असहयोग के बाद सविनय अवज्ञा जाट समिति की स्थापना हुई। इसके सदस्यों में अंसारी, राजगोपालचारी, कस्तूरी रंगा तथा अयंकर गांव में गांधीवादी रचनात्मक कार्य करने के पक्ष में थे। वहीं मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और हाकिम अजमल खां का कहना था कि बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस चुनाव में भाग लें। वर्ष 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार। सी आर दास इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया, यानी कि जो सी आर दास जो थे अध्यक्ष थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। 1930 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्तावों तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-34 के छिड़ने के कारण स्वराजियों ने विधानमंडल का दामन छोड़ दिया। एम.एन. राय प्रथम भारतीय थे जिन्हें कामिंटर्न के नेतृत्व हेतु चुना गया। मद्रास में पहली बार मजदूर दिवस को मई दिवस के रूप में मनाया गया। क्रांतिकारी संघर्ष। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में की गई। कानपुर में क्रांतिकारी युवकों के एक अधिवेशन में रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी एवं सचिंद्र नाथ सान्याल ने अन्य क्रांतियों के सहयोग से इसकी स्थापना की। काकोरी कांड इम्पोर्टेंट है, पूछता आपसे। 1925 HRA का सबसे प्रमुख कार्य काकोरी डकैती था। 9 अगस्त 1925 को एसोसिएशन के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर 8 डाउन रेलगाड़ी को काकोरी नामक गांव में रोककर रेल विभाग के खजाने को लूट लिया। इस घटना से सरकार अत्यंत क्रोधित हुई और बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र का मुकदमा चलाया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह को फांसी दी गई और 4 को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया। चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन विरोधी एक प्रदर्शन पर पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज के कारण पंजाब के महान क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928 को शहीद हो गए। इससे युवक क्रुद्ध हो उठे और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाठीचार्ज का नेतृत्व करने वाली पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोलियों से भून दिया। ठीक, आगे से देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट अप्रैल 1929। ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा पब्लिक सेफ्टी बिल विशेषकर मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य के प्रति विरोध प्रदर्शित करने हेतु भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को केंद्रीय विधान सभा में बम फेंकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। बम फेंकने का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं अपितु सरकार को विरोध से अवगत कराना था, बहरों को सुनाना था। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु पर लाहौर
षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया और सभी को फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। दिसंबर 1929 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने दिल्ली के निकट वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को जलाने का प्रयास किया। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। आगे देखते हैं यहाँ पे चटगांव शस्त्रागार लूट। अप्रैल 1930 में चटगांव के शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध ढंग से एक बड़ा छापा मारा। इसका नेतृत्व सूरसेन कर रहे थे। सूरसेन मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की चटगांव शाखा की स्थापना की। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश गजेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता तथा टेगरा बल प्रमुख थे। 16 फरवरी 1933 को सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। अब देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। साइमन इसके अध्यक्ष थे। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। विरोध का मुख्य कारण स्वशासन के लिए भारतीयों की योग्यता अयोग्यता का फैसला विदेशी करेंगे, इसी कारण इसका विरोध किया गया। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927 में एम ए अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचने पर एक अखिल भारतीय हड़ताल की गई और काले झंडे दिखाकर साइमन वापस जाओ के नारे से स्वागत किया गया। जवाहरलाल नेहरू तथा जीवी पंत को लखनऊ में बुरी तरह पीटा। लाहौर में प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय पर तो लाठियों के संघातिक प्रहार किए गए। वे बुरी तरह जख्मी हो गए तथा 7 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन ने जो संतुतियाँ प्रस्तुत की 1930 में प्रकाशित, उनमें सुझाव दिया गया था कि प्रांतीय क्षेत्रों में कानून तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए, इसमें संघीय भावना हो तथा इसके सदस्य प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाएं। केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन न किया जाए क्योंकि इसके लिए अभी उचित समय नहीं आया है। आगे देखेंगे यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट 1928। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिम सहित कुल 9 अन्य लोग इस समिति के सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स अधिराज का दर्जा की बात कही गई थी। नेहरू रिपोर्ट की संततियों से न केवल हिंदू महासभा, लीग एवं सिख समुदाय के लोग अप्रसन्न थे, बल्कि जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाला कांग्रेस का युवा वर्ग भी इससे खिन्न था। पहला अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन यानी कि पूर्ण स्वराज। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहनी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष सियार दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे देखते हैं यहाँ पे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर लें या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करें।
निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उतार उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। लाहौर अधिवेशन में किए गए प्रस्ताव की प्रमुख मांगें इस प्रकार थीं, जैसे देख लेते हैं यहाँ पे। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया। सभी कांग्रेस सदस्यों को भविष्य में काउंसिलिंग के चुनाव में भाग लेने तथा काउंसिलिंग के मौजूदा सदस्यों को अपने पदों से त्यागपत्र देने का आदेश दिया गया। 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। चलिए देखें। वर्ष वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम यानी कि अहमदाबाद से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। गांधी जी ने यह आंदोलन अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम यानी कि अहमदाबाद से गुजरात तट की लगभग 240 मील लंबी यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी यानी कि नवसारी जिला गुजरात पहुंचे थे। इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ें याद रखेंगे। गांधी इरविन समझौता 1931 सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी गई। गांधी जी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार, समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किए। इस अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। गोलमेज सम्मेलन 1930 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इसके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। आगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय
प्रतिनिधि थे। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन, जिसमें से एक नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहेगा। तो आप क्या चुनेंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। अब पूना समझौता देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। सांप्रदायिक निर्णय उपनिवेशवादी शासन के फूट डालो और राजगुरु की नीति का एक और प्रमाण था। पूना समझौता सितंबर 1932 में डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया। इसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत के सुरक्षित रखे गए। लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़कर 147-48 कर दी गई। मद्रास में 30, बंगाल में 30, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में 20-20, बिहार एवं उड़ीसा में 18, मुंबई एवं सिंध में 15-15, पंजाब में 8 तथा असम में 7 स्थान दलितों के लिए सुरक्षित किए गए। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया तथा प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था को मान्यता दी गई। सरकार ने पूना समझौते को सांप्रदायिक निर्णय का संशोधित रूप मानकर उसे स्वीकार कर लिया। दलितों को हरिजन नाम सर्वप्रथम गांधी जी ने ही दिया। दलितों को हरिजन नाम किसने दिया? गांधी जी ने दिया था। अप्रैल 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। आगे अभी इसको पढ़ते हैं। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपनी प्रतिद्वंदी दलों को सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास 65% मतों के साथ 215 में से 159 सीटें, मध्य प्रांत एवं बराबर 61% मतों के साथ 112 सीटें, संयुक्त प्रांत 65% मतों के साथ 228 में से 134 सीटें तथा उड़ीसा 60% मतों के साथ 60 में से 37 सीटें में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बम्बई 175 में से 86, असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित थी। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोहनदास के गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। इंकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने किया था। भगत सिंह ने जय हिंद का नारा दिया था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे देखते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? तो वर्ष 1915 में लौटे थे। ठीक, कब लौटे? 1915 में। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदौली सत्याग्रह हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत में द्वैध शासन किस अधिनियम के माध्यम से प्रारंभ किया गया था? तो वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने कहा डू या डाई, डू और डाई, करो या फिर मरो। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, कब मनाया था? तो 1939 में मनाया था। भारतीय मुसलमान के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो क्या बोलेंगे? चौधरी रहमत अली। बिल्कुल सही है, चौधरी रहमत अली ने।
किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर एक कील सिद्ध होगी? तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने? लाला लाजपत राय ने कहा था। जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे उस समय उनके लाठी चार्ज हुआ था, तो उसी समय उन्होंने नारा दिया था। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो पूना समझौता दलित वर्ग से संबंधित था, भारतीय दलित वर्ग से संबंधित था। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो किचलू और सतपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। ठीक, यही था आपका। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल से हम पढ़ेंगे आगे जो कि इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।